तो मोदी जी ने विपक्ष को काम दे दिया। नंबर 2, हम जब संसद में गए तो विपक्ष ने संविधान की छोटी किताब दिखाई और नायडू और नीतीश बाबू के साथ मिलकर मोदी जी बड़ी सी किताब संविधान को माथा टेक रहे थे। तो हमें तभी लग गया था कि ये संविधान को जड़ों से उखाड़ने के लिए मोदी जी इस किताब को माथा लगा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दरअसल महत्वपूर्ण फैसलों में जनता के साथ खड़ा नहीं होता, वो सत्ता के साथ खड़ा होता है। तीसरी जो बात मुझे कहनी है कि सारे संविधान प्रेमियों को ये समझना है कि ये लड़ाई अब जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वैसे ही ये संविधान सम्मत भारत रहेगा या ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसका ये आर पार एक तरह से संघर्ष है। और उस संघर्ष में हमें अभी करना है, जैसे अभी पिछले चुनाव में सभी संविधान सम्मत संस्थाओं ने, पार्टियों ने, भारत एक विचार के समर्थकों ने लड़ाई लड़ी और इनको पूर्ण बहुमत से अलग किया। वैसे ही मुझे लगता है हम लोगों को जो सर्विस बुक है, मैनुअल है कि सरकारी अधिकारी कैसे व्यवहार करते हैं, वो अभी बदला नहीं गया है। उसको हमें प्रिंट आउट करके बाहर निकाल के जनता के पास ले जाना है और ये कहना है कि आरएसएस की शाखा ये भारत का संविधान नहीं है और यहाँ इनका जाना संविधान और हम सब के लिए, भारत के लिए बड़ा खतरा है। ये चेतना हमें जनमानस में जगानी है, ये मुझे बिल्कुल साफ साफ लगता है। और इस कार्यक्रम को लेके बहुत प्रगाढ़ रूप से हमको जो भी हमारे पास माध्यम है उसमें हमें संविधान सम्मत जागृति, जो हमारे साथी उन्हीं का नाम ले रहा है, उसका निर्माण करना, वो चेतना जगाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कोई विचार नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, इसका काम केवल श्रेष्ठवाद और विध्वंस है और ये विकार है। और इसको जितना जल्दी हम बंद करें, जमीन के नीचे गाड़े, उतना ही हमारा संविधान सम्मत भारत जो है मजबूत रहेगा। तो लड़ाई संविधान सम्मत भारत की है और इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मंजूर जी। मैं भावना जी से सवाल थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि आरएसएस की विचारधारा जो है, अब जिस तरह के आदेश इन्होंने दिए हैं अफसरों के ऊपर लागू होंगे, उसके साथ ये भी है कि उसका असर जो है समाज के हर तबके पर पड़ने वाला है और अफसरों में भी बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की भी होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस पे भी आप थोड़ी अपनी टिप्पणी करें कि महिलाओं को लेकर के जो इस संगठन के विचार हैं और उसके ऊपर किस तरह का असर आप देखती हैं इस पूरे आदेश के आलोक में। मैम, थोड़ा सा हमें आरएसएस का जो कैरेक्टर जो है उस पे मैंने शायद बात किया नहीं था। मैं मानती हूँ कि उनके लिए एक फ्रेम जो सूट होती है वो है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दूसरी एक और पंक्ति उक्ति जो लागू होती है वो होती है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ठीक है, तो एक्चुअली ये जब ये जैसे मान लो कि अब नेम प्लेट वाला विवाद हो गया, तो मैं तो क्या है कि मैं भी थोड़ी खोजी हूँ। ठीक है, मैंने पंचजन्य जो है उसको ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, तो वहां आरएसएस के वहां कौन सा एजेंडा चलता है वो हर खबर मेरे पास आती रहती है। तो वहां पे मतलब वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ये जो नेम विवाद जो मतलब नाम क्यों नहीं बता सकते, अगर आप मान लो ये धर्म से हो तो वैसा नाम क्यों नहीं रख सकते, ऐसा क्यों रख दिया। तो फिर मेरा आरएसएस पे भी एक सवाल उठता है कि भाई आपने भी ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसमें तो आपका कहीं कोई हिंदुत्ववादी ऐसा कुछ दिखता नहीं है, तो ये कैसे आप रख सकते हो। मतलब कुल मिला के क्या है कि अब जैसे मान लो आरएसएस अपने आप को राष्ट्रवादी तो कहता है, लेकिन आरएसएस का इतिहास देखेंगे तो उन्होंने काफी सालों तक मतलब 20वीं सदी पूरा निकल गया, पहली बार उन्होंने अपने दफ्तर पे 2001 में तिरंगा फहराया था और संविधान जब बना था तभी से ही इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, ये बोलते हैं हमारा तो संविधान मनुस्मृति है। तो अब जो बीजेपी का एजेंडा था संविधान बदलने का, तो वो तो मैंडेट की वजह से उनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। तो अब ये आरएसएस की मदद से कि हम आरएसएस हर जगह अपने लोग बिठा देंगे और लोगों का ब्रेन वॉश कर देंगे, तो अगली बार इस तरीके का मैंडेट आएगा कि फिर हम सब कुछ कर लेंगे। मतलब लोग ही मतलब अब जो इस बार जैसे संविधान बचाने के लिए जो मैंडेट दिया है ना,
अगर सब लोगों का ही ब्रेन वॉश हो गया तो फिर यही खुद ही बहुसंख्यक जनता जो है वो संविधान बदलने के लिए मैंडेट दे सकती है। और रही बात की सब लोगों ने यही इशारा किया है कि मुस्लिम, लेकिन मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ के सोचती हूँ, सिर्फ मुस्लिम ही टारगेट नहीं इनका, गैर हिंदू उसमें सारे आ जाएंगे, क्रिश्चियन भी है। और प्लस जब देखो जो नफरत वाली जो विचारधारा होती है उनमें उनको एक न एक कोई दुश्मन चाहिए, एनी टाइम चाहिए। अगर एक दुश्मन खत्म हो जाएगा तो वो अपने बीच में ही एक और दुश्मन पैदा करेंगे। तो फिर वो धीरे धीरे, अगर मान लो कि मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन समझती हूँ कि मान लो भारत हिंदू राष्ट्र बन गया और गैर हिंदुओं को मान लो कि कहीं पाकिस्तान पे भेज दिया, तो फिर जो भारत में बचे हैं हिंदू उनमें ही वो डिवाइडेशन करेंगे कि उसमें कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र है। और इस तरीके से ये अल्टीमेटली जो है वो जो फांसी का फंदा है वो दलितों के गले में भी आ जाएगा। क्योंकि नेम प्लेट विवाद में भी ऐसा ही था, जरूर थोड़ा ना कि हिंदू अगर किसी का नाम मान लो कि दलित है तो जो अपने आप को थोड़ा कट्टर हिंदू मानता है वो तो वहां भी खाना नहीं खाएगा। तो कुल मिला के, और मैं ये उनको उनके जो ऐप है पंचजन्य को मैं कंटिन्यू फॉलो करती हूँ। उन जब ये क्या है कि बोलते हैं ना कि गरज पड़ने के गधे को भी बाप बना देते हैं, तो जब इनको इलेक्शन आता है तो वो जैसे मोहन भागवत 2015 में बिहार इलेक्शन के टाइम बता दिए थे कि भारत के हिंदू और मुसलमानों दोनों का डीएनए एक ही है, वो भी मतलब कन्वर्टेड हिंदू है और हमारे भाई ही रहे हुए हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी अगर कोई इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल फरमान जारी करते हैं तो मैं मानती हूँ कि आरएसएस के मूक सहमति के बिना ये हो ही नहीं सकता। और रही बात की, जैसे मान लो कि बंगाल में एक जज साहब थे अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने तो अपना रिटायरमेंट के बाद में मतलब बीजेपी ज्वाइन की और बताया कि मैं तो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था। इसी तरीके से एक कोई जज एमपी से भी थे, मैं थोड़ा नाम उनका मिस कर रही हूँ लेकिन। धन्यवाद भावना जी, हम लोगों का समय भी अभी समाप्त होने वाला है। मैं दरअसल ध्यान दिलाना चाह रही थी कि अभी यहाँ मंजुल जी बैठे हैं, शैलेंद्र जी हैं। आदिवासियों के साथ आरएसएस की भूमिका देखिए, कलाकारों के साथ आरएसएस की भूमिका देखिए, फिल्म इंडस्ट्री तक को और मीडिया को सबको डिवाइड कर दिया है। और एजेंडा जो उनका है वो ही बनाने वाली ऐसी फिल्में बन रही हैं, वैसे तमाम प्रचार के साधनों पे उनका नियंत्रण है उस तरह का। तो मैं मंजुल जी से भी जल्दी से एक टिप्पणी चाहूंगी कि ये जो पूरा उनका जो संचार माध्यमों और कलाकारों के माध्यम से भी एक पूरी टीम खड़ी करके जिस तरह का एजेंडा वो बहुत बुरी तरह युवाओं को और इस देश के मानस को प्रभावित करने वाली बात है, उस पे एक टिप्पणी आपकी। आप अनम्यूट करिए जी। फिर जी, ये बिल्कुल चाहते हैं। अब जैसे 2014 के पहले बॉम्बे में 1000 फिल्म के आसपास बनती थी, फिर इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, अभी वो फिल्में बंद होगी, अभी ओटीटी वगैरह कुछ चलता है, एक आध कोई फिल्म किसी की आती है, नहीं तो नहीं आती। और वहां पर जो एक सर्वधर्म संभाव वाली या कहें पूरी इंडस्ट्री पर जो नेहरू की छाप थी, वो छाप को इन्होंने बर्बाद करने के लिए ऐसे लोगों को पैसा दिया और अपनी फिल्में बायोग्राफी बनवाई जो पिट गई। अच्छी बात यह है कि इनकी जो भी फिल्में, जैसे वो कश्मीर फाइल हो या केरला के बारे में जो इन्होंने जहर उगला, ये फिल्में इन्होंने पॉलिटिकल बड़ी पार्टी होने के बावजूद सबको सिनेमाघरों में बुलाया, फ्री में दिखाया, फिर भी वो पिट गई, वो चली नहीं। हमारे लिए ये कई कलाकारों को लेकर के ये आना चाहते, कविता में आना चाहते, नाटक में, उनको पूरा पैसा दे रहे हैं। एनएफडीसी में कोई आरएसएस का आदमी बिठाया हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में तमाम उन लोगों को जो सेक्युलरिज्म बयान देते हैं उनके ऊपर धमकियां दी जाती हैं। लेकिन अभी तक बहुतायत में ये अच्छी बात है, जैसे राजनीति में ये छा गए और लगातार सरकार में है, ये वैसा सिनेमा में, नाटक में, सीरियल में हो नहीं पाया। यहाँ पर जो संस्कृति हमारी है, क्योंकि हमारी संस्कृति जिसको हम कहते हैं वो है जो संविधान के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि वर्णवाद तो संस्कृति है नहीं, वो तो अत्याचार है, वो तो प्रकृति का और इंसानियत का
अपमान है, घिनौना रूप है, तो वो मेरे लिए एक बहुत सकारात्मक बात है कि अभी तक ऐसी कोई जहरीली फिल्म जनता ने स्वीकार नहीं की है, कोई सीरियल स्वीकार नहीं किया है। हाँ, व्हाट्सएप पे जरूर है, जहां जो 5 से 10% यूनिवर्सिटी ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने पूरी सारी देश की यूनिवर्सिटियों को धराशायी कर दिया और ऐसे ऐसे कुतर्क और ऐसे ऐसे बिना दिमाग के भक्त पैदा कर दिए जो इस देश को बर्बाद करने में आतुर है। पर यहीं पे एक और बात है जो मेरी व्यक्तिगत की बात है, जब हमने वर्णवाद के खिलाफ गोधड़ी नाटक किया, आधी दुनिया के बाद जो वट सावित्री और जो उसको लेकर सावित्री बाई उसको लेके विचारों को लेके किया, तो कोरोना काल के बाद हाउसफुल किया लोगों ने, भर भर के लोग आए और महाराष्ट्र में जो आपने देखा नतीजा, वो हमारे उसी सांस्कृतिक बदलाव का, पड़ाव का, अभियान का असर है। और हम इन विषयों को लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि समय कम है, इसलिए लास्ट लाइन, इन विचारों को लगातार उठाते रहेंगे और जो हो, या मैं तो करूं, आपको जो करना कर लीजिए, जब तक हमारी सांस है वो संविधान सम्मत भारत के लिए चलती रहेगी। हम हैं, ये हमारा प्रगतिशीलता का मार्ग। मंजूर जी, हाँ, ये लड़ाई दरअसल में सांस्कृतिक ही है और एक कुसंस्कृति से बचाने के लिए देश को, अपसंस्कृति से बचाने के लिए देश को जागना ही होगा, साथ आना ही होगा सबको, जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं, उसमें भरोसा करते हैं और खास करके संविधान को ही नहीं, इस देश की साझा संगम की संस्कृति को जो लोग मानते हैं, जो विकास की पूरी धारा है हमारा जो साझा इतिहास है, उसमें जिन लोगों को भरोसा है, उन सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। अंतिम टिप्पणी के रूप में मैं शैलेंद्र जी के पास जाऊंगी कि आप भी जो देख रहे हैं वनवासी समाज जिसको ये बोलते हैं, हम लोग आदिवासी बोलते हैं, उन लोगों के साथ भी इनकी जो भूमिका है उसको लेकर के मैं शैलेंद्र कुमार जी के बारे में बात कर रही हूँ कि वो पहले भी बनारस में हम लोगों के बीच आए हैं, तो आप क्या देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को वहां भी अफसरों की भूमिका होगी, क्योंकि आदिवासियों के बीच में भी, तो वो किस तरह से उसको हम लोग उसका जवाब किस तरह से दे पाएंगे आरएसएस के हमले का? अनम्यूट करिए। मंजुल जी को हम एक्नॉलेज करना चाहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि कला अपने चरित्र में प्रगतिशील होती है, इसीलिए कि सृजनात्मकता की भूमि जो है वो प्रेम, दया, करुणा के मूल्य के गर्भ से पैदा होती है। इसीलिए जब आप नफरत से भर जाते हैं तो कलात्मक स्तर पे आपकी रचनाएं जो हैं वो रद्दी की टोकरी में जाने लायक होती हैं। तो प्रोपेगेंडा फिल्म तो आप बना सकते हैं, लेकिन बिना प्रेम से भरा हुआ हृदय लिए, बिना जैसे सामुदायिकता की बात किए, दया और करुणा के मूल्य बोध से बिना संचालित हुए आप जैसे उच्च कलात्मक जैसे बिंदु को प्राप्त करने में अक्षम रहते हैं। इसीलिए आप किसी क्लासिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं और दुनिया उसको भूल जाती है। अब गया कश्मीर फाइल इतिहास के गड्ढे में चला गया, जैसे केरला स्टोरी, उसको कुछ लोगों ने देखा होगा और उन्हीं ने देखा होगा जो पहले उनकी आइडियोलॉजी से सहमत थे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि नेम प्लेट आप बदलवाते हैं मुसलमानों का। अरे जनाब, जैसे अल दुआ अल कबीर जो ये बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री है, इनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि इसका नाम जैसे वैष्णव विश्व एक्सपोर्टिंग कंपनी क्यों नहीं है, इसका नाम जैसे श्री राम जैसे बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी क्यों नहीं है? तो आप जैसा आप तो रख लेते हैं आराम से नाम, लेकिन उनको आप कहते हैं कि वो जैसे एजेंडा चला रहे हैं। तो ये लोग जैसे किलकिस लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। इसीलिए कि जो नफरत करता है वो जैसे भयमुक्त हो ही नहीं सकता है। इस देश में गांधी भयमुक्त था, नाथूराम डरा हुआ था। तो ये भयमुक्त होने के लिए जिस मॉरल अथॉरिटी की जी बस लास्ट खत्म, भयमुक्त होने के लिए जिस मॉरल अथॉरिटी की जरूरत है, उस मॉरल अथॉरिटी का इनके पास श्रद्धा भाव है। और हमारी ताकत, हमारी पूंजी, हमारे लड़ने का जो साहस है, ये हमारे मॉरल अथॉरिटी के गर्भ से आता है और इसीलिए हम लड़ पाएंगे। हम इसकी उम्मीद रखते हैं। इस देश में दुनिया में लड़े हैं, साहित्यकार, कलाकार लड़े हैं, रॉयल फॉक्स लड़े हैं, जाके मोर्चे पे लड़े हैं लोग। और ये स्पेन में वहां की जो सरकार थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए लोग गए हैं। तो ये असल में बंच ऑफ थॉट्स और जैसे वी आवर नेशन वुड डिफाइन, जो पॉलिटिकल फिलोसफी कहती है कि मैं प्रेरणा नाजीवाद से लेता हूँ, गोलवरकर कह रहे हैं, तो उसको भी एक तरफ लिख के दिखाना चाहिए कि ये संविधान, इसको मानते हैं कि नहीं मोदी जी? संविधान को तो माथे से लगाते हैं, लेकिन इसको जैसे कहाँ आप रखते हैं?
तो ये सारे सवाल